हेलो बच्चों, आज हम लोग रूपरेखा में वाक्य रूपरेखा यानी सेंटेंस आउटलाइन पढ़ेंगे। वाक्य रूपरेखा पूर्ण वाक्यों में बनाई जाती है। वाक्य रूपरेखा क्या है? पूर्ण वाक्यों में। जैसे वह खाता है, तो ये पूर्ण वाक्य है। तो इस तरीके से पूर्ण वाक्य में बनाया जाता है, तब उसे वाक्य रूपरेखा कहते हैं। सामान्यतः इसका उपयोग तब किया जाता है जब शोध पत्र बहुत जटिल होता है, जब उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत उसमें जो विचार होते हैं वो भी काफ़ी जटिल होते हैं, तब इसका प्रयोग अच्छे तरीके से व्याख्या करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के जटिल अवधारणाओं वाले शोध पत्र के लिए वाक्य रूपरेखा इसलिए उपयोगी होती है क्योंकि वाक्य की यह विशेषता होती है कि उसमें स्वयं में कोई विषमताएं होती हैं, कई जटिलताएं होती हैं। वाक्य में खुद ही बहुत सारी जटिलताएं होती हैं, इसलिए इनका प्रयोग जटिल शोध पत्र के लिए किया जाता है। वाक्य रूपरेखा में आवश्यक जानकारी ही सम्मिलित की जानी चाहिए। वाक्य रूपरेखा में जो है सिर्फ आवश्यक यानी जो बहुत जरूरी हो उन्हीं को शामिल करना चाहिए। अतः वाक्य के प्रारूप संक्षिप्त होने चाहिए, यानी कि वाक्य जो है छोटे छोटे होने चाहिए, परंतु इतने भी छोटे नहीं होने चाहिए कि उसकी संपूर्ण जानकारी जो हम बताना चाहते हैं वो ना हो पाए। वाक्य रूपरेखा बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि शोधकर्ता जो शोध कार्य करना चाहता है उसकी पूर्ण जानकारी संक्षिप्त में तैयार हो सके, यानी कि जो अपने शोध पत्र द्वारा जो बताना चाहते हैं तो वो पूर्ण रूप से बता सकें, ऐसा शोध रूपरेखा होना चाहिए। संक्षिप्त रूप में हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकें कि हम अपने शोध पत्र में क्या क्या सम्मिलित कर रहे हैं। फिर मूरे के अनुसार शोध प्रबंध के विकास की योजना बनाते समय सामान्य शब्दों और कथनों में की व्याख्या इस प्रकार ठोस एवं विशिष्ट शब्दों में करनी चाहिए ताकि पाठक ये समझ सके कि किसे सम्मिलित किया जाना है और किसे छोड़ना है। कहने का क्या तात्पर्य है कि जब हम योजना बनाएं, रूपरेखा तैयार करें, तो उसमें शब्द जो हैं वो बहुत सरल होने चाहिए, तो ठोस और विशिष्ट होने चाहिए, ताकि जो पढ़ने वाला है उसे ये समझ में आ जाए कि शोध में किन किन मुख्य बातों का अध्ययन किया गया और उसे किन किन चीज़ों को पढ़ना है और किसको किसको छोड़ना है। जिस प्रकार टॉपिक रूपरेखा में महत्वपूर्ण शीर्षकों को एवं उपशीर्षकों में लिखा जाता है, यानी कि जो टॉपिक रूपरेखा होता है उसमें क्या होता है कि हम मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स लिखते हैं। ठीक है, जैसे प्रस्तावना के अंदर पॉइंट, फिर उसके बाद मेन हेडिंग, जैसे प्रदूषण, तो प्रदूषण के मेन प्रकार ये मेन हेडिंग हो गया। फिर उसमें वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, फिर मृदा प्रदूषण, ये सारे क्या हो गए? सब हेडिंग्स हो गए। ठीक है, तो इसी तरीके से वाक्य रूपरेखा में भी मुख्य वाक्य और उपवाक्य के रूप में लिखा जाता है। उसी प्रकार जो है जैसे अब मान लीजिए हमें प्रदूषण को लिखना है, तो अगर हम टॉपिक रूपरेखा में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार, फिर वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इस तरीके से। अब अगर हमें वाक्य रूपरेखा में उसको तैयार करना है तो कैसे लिखेंगे? कि लिखेंगे हम कि प्रदूषण के प्रकार हैं, प्रदूषण के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला लिखेंगे पहला वायु प्रदूषण पहला प्रकार है, फिर दूसरा, फिर ये सारे उसमें होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा वाक्य रूपरेखा बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है गहन अध्ययन। शोधकर्ता को वाक्य रूपरेखा बनाने से पूर्व अपने शोध विषय का गहन अध्ययन करना चाहिए, यानी कि जिस टॉपिक पे हमें रूपरेखा बनानी है या शोध बनाना है, पहले उसका पूर्ण अध्ययन करना चाहिए, जिससे रूपरेखा के अंतर्गत सभी जटिलताओं का समावेश वाक्य के रूप में किया जा सके। यानी जो भी हमारी सामग्री है, जो भी चीज़ें, जिस भी विषय पे हमें शोध करना है, सबसे पहले उसका गहन अध्ययन करना चाहिए। फिर हमें ये समझना चाहिए कि कौन कौन से जटिल पॉइंट हैं, उन्हें हमें वाक्य रूपरेखा में शामिल करना चाहिए। फिर है संक्षिप्त वक्ता। चूँकि वाक्य रूपरेखा में वाक्य के द्वारा ही पूर्ण शोध कार्य की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है, अतः वाक्य रूपरेखा में वाक्य की रचना संक्षिप्त होनी चाहिए, यानी कि
जो वाक्य हमें तो वाक्य रूपरेखा में सब कुछ जो भी हम लोग डिटेल देते हैं वो पूरे वाक्य में देते हैं, और वाक्य बहुत संक्षिप्त होना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य इतने भी छोटे ना हो जाएं कि जो बात जो चीज़ हम कहना चाहते हैं अपने वाक्य रूपरेखा के माध्यम से वह भी उसमें हम ना बता पाएं। तो इस प्रकार ना बहुत छोटा होना चाहिए और ना बहुत बड़ा रूपरेखा होना चाहिए, वाक्य होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है संबद्धता। संबद्धता वाक्यों एवं उपवाक्यों में सहसंबंध होना चाहिए, यानी कि जो हेडिंग हो और सब हेडिंग हो उसमें संबंध होना चाहिए। जैसे प्रदूषण के प्रकार हमने अभी एग्जाम्पल दिया, तो प्रदूषण के प्रकार में जब हम अंदर लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, तो इन सब में संबंध है। क्यों? क्योंकि पहले हमारी मेन हेडिंग क्या है? प्रदूषण के प्रकार, और उसके अंदर जो सब हेडिंग है वो सब प्रदूषण के ही बारे में बताते हैं, वो सब प्रदूषण के ही भाग हैं, अलग अलग रूप है प्रदूषण के। तो इन सब में जो है आपस में संबंध है। ठीक है, कि प्रदूषण के प्रकार मेन हेडिंग, और फिर ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये हो गया सब हेडिंग। तो इन सब में आपस में संबंध है। फिर नेक्स्ट क्या है? पूर्णता। प्रत्येक वाक्य संक्षिप्त तथा अपने में पूर्ण होना चाहिए। वह वाक्य इस प्रकार का हो कि शोधकर्ता जो कहना चाहता है उसका पूरा सार उस वाक्य में समाहित हो। यानी ऐसा अधूरा वाक्य नहीं होना चाहिए, जो वाक्य है वो पूरा होना चाहिए, वो कंप्लीट वाक्य होना चाहिए जिससे पढ़ने वाला उस वाक्य को पढ़कर उसके बारे में समझ सके। फिर नेक्स्ट है उचित व्याकरण एवं चिन्हों का उपयोग। वाक्य रूपरेखा में व्याकरण व चिन्हों का उचित प्रयोग भी आवश्यक है। ठीक है, वाक्य में क्योंकि पूरा पूरा वाक्य होता है तो उसमें व्याकरण का प्रयोग जो है उचित ढंग से होना चाहिए। कई बार व्याकरण के गलत प्रयोग से भी हमारे वाक्य का अर्थ सही नहीं निकलता, क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही उचित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य का निर्माण किया जा सकता है। वाक्य के निर्माण के समय किसका किसका ध्यान रखना चाहिए? संज्ञा का, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, इसी तरीके से जो भी व्याकरण में जिन भी चीज़ों का, जैसे क्वेश्चन मार्क हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह, भाववाचक चिन्ह, तो इन सारे चिन्हों का भी ध्यान रखना चाहिए वाक्य बनाते समय। फिर सरल प्रचलित शब्दों का प्रयोग। वाक्य रूपरेखा लिखते समय इस बात को ध्यान देना चाहिए कि जिन वाक्यों का प्रयोग किया जा रहा है उनके शब्द सरल और स्पष्ट वाक्य के अनुसार हों, ताकि पढ़ने वाला आसानी से समझ जाए। ऐसे साहित्यिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि रूपरेखा जो हम बनाते हैं वो सभी के लिए होती है। बहुत से लोग जो होते हैं बहुत टफ वर्ड अगर यूज़ कर दें, बहुत साहित्यिक शब्दों और व्याकरण का यूज करते हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता। तो हमें रूपरेखा ऐसी बनानी चाहिए जो हर कोई समझ सके, उसको समझा जा सके सबके द्वारा। फिर है कार्यकारी रूपरेखा बनाना। टॉपिक रूपरेखा के समान वाक्य रूपरेखा में भी पहले कार्यकारी रूपरेखा तैयार कर दी जाती है और फिर अंतिम रूपरेखा बनानी चाहिए। यानी कि जिस तरीके से टॉपिक रूपरेखा में था कि प्राथमिक रूपरेखा बनाना और फिर बाद में अंतिम रूपरेखा बनाना, यानी कि पहले एक जनरल रूपरेखा बना दी जाती है, फिर उसमें जो कुछ संशोधन करना होता है, जो कुछ हटाना बढ़ाना होता है, वो घटाने बढ़ाने के बाद एक अंतिम रूपरेखा तैयार की जाती है। फिर है निर्देशक से सलाह लेना। निर्देशक से सलाह लेना। अंतिम रूपरेखा प्रस्तुत करने से पूर्व, यानी प्राथमिक रूपरेखा में संशोधन करने के बाद जब अंतिम रूपरेखा बनाते हैं उससे पहले निर्देशक को निरीक्षण हेतु देना चाहिए। यानी कि अपनी रूपरेखा जो है वो निरीक्षण के लिए अपने निर्देशक को देना चाहिए, और जो कुछ भी वो उसमें कमी निकालें, जो कुछ भी सलाह दें, उसको सुनकर उसको अपने आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन करना चाहिए। जो रूपरेखा हम अंतिम रूपरेखा बना रहे हैं उसमें संशोधन करना चाहिए। फिर उपयुक्त प्रारूप में
वाक्य रूपरेखा बनाने का निश्चित प्रारूप होता है। वह कुछ नियम विधान होते हैं, कुछ नियम और विधान होते हैं जिनके अनुसार उपयुक्त प्रारूप बनाया जाता है। शोधकर्ता को रूपरेखा बनाने से पूर्व उसका अध्ययन करना चाहिए। जब भी रूपरेखा बनाए सॉरी तो उसका सबसे पहले अध्ययन कर लें, उसके बाद रूपरेखा का निर्माण करना चाहिए। यानी जो भी कुछ रूपरेखा में बना रहे हैं उसका सबसे पहले अध्ययन करें और उसके बाद जो है रूपरेखा तैयार करें। तो ये हो गया हमारा वाक्य रूपरेखा। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक एवं वाक्य रूपरेखा का मिश्रण, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक एवं सेंटेंस आउटलाइन। शोध लेखन में टॉपिक रूपरेखा एवं वाक्य रूपरेखा दोनों का समान महत्व होता है। यानी जितना टॉपिक रूपरेखा का महत्व होता है उतना ही वाक्य रूपरेखा का भी महत्व होता है। यह कोई नियम नहीं है कि कौन सी रूपरेखा अच्छी है और कौन सी खराब, कौन सी टॉपिक रूपरेखा अच्छी है या वाक्य रूपरेखा, यह कोई नियम नहीं है। रूपरेखा बनाते समय ऐसी रूपरेखा का चुनाव करना चाहिए जो कि शोधकर्ता की सामग्री और टॉपिक को अच्छी तरह प्रस्तुत कर सके। यानी कि ऐसे रूपरेखा लेना चाहिए कि जिस पर हम लोग शोध कर रहे हैं, जिस पर शोधकर्ता शोध कर रहा है, उसको पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकें। तो उसी रूपरेखा का चयन करना चाहिए। कभी कभी रूपरेखा के प्रकार के चुनाव हेतु मार्गदर्शक से भी सलाह ली जाती है एवं मार्गदर्शक या निर्देशक जिस प्रकार की रूपरेखा की सलाह देता है उसी प्रकार रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। यानी जो आपके निर्देशक हो या मार्गदर्शक हो, कभी कभी कौन सा रूपरेखा यूज किया जाए, टॉपिक रूपरेखा या वाक्य रूपरेखा, तो ये समझ में ना आने पर मार्गदर्शक या निर्देशक से भी सलाह ली जा सकती है कि कौन सा चुनाव करें, तो कौन सा उनके शोध के अनुसार सही होगा और उसी के अनुसार रूपरेखा प्रस्तुत करनी चाहिए। शोधकर्ता कई बार टॉपिक एवं वाक्य के मिश्रण की रूपरेखा बनाता है। कई बार क्या होता है कि इन दोनों का मिश्रण बनाता है। ठीक है, टॉपिक और वाक्य अलग अलग ना बनाकर, ना केवल टॉपिक रूपरेखा बनाकर और ना केवल सेंटेंस रूपरेखा बनाकर, बल्कि दोनों को मिलाकर एक रूपरेखा तैयार करता है। जब टॉपिक एवं वाक्य को मिश्रित करके रूपरेखा बनाई जाती है तो उसे टॉपिक एवं वाक्य रूपरेखा का मिश्रण कहा जाता है। जब दोनों को मिलाकर बनता है तो क्या कहते हैं, टॉपिक और वाक्य रूपरेखा का मिश्रण। शोधकर्ता अपनी रूपरेखा में आवश्यकता अनुसार दोनों का उपयोग करता है। यानी शोधकर्ता जो है अपने शोध रूपरेखा में दोनों का इस्तेमाल कर सकता है। वह शीर्षक में टॉपिक का उपयोग करता है तथा उपशीर्षक के स्थान पर वाक्य का उपयोग करता है। यानी जब शीर्षक लिखना होता है, मेन हेडिंग होती है, जो मेन हेडिंग होती है उनको जो है टॉपिक रूपरेखा में लिखता है और जो सब हेडिंग्स होती हैं उनको किस में लिखता है, वाक्य में। तो इस तरीके से वो जो है टॉपिक रूपरेखा और वाक्य रूपरेखा का निर्माण करता है। तो इस तरीके से हमारा रूपरेखा वाला चैप्टर जो है वो समाप्त होता है।